हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत करता हूँ। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं मैनेजर इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। इससे पहले मेरे इस चैनल के ऊपर मैंने यूनिट नंबर 1 की जो वीडियोस हैं वो अपलोड कर दिए, तो आप जाके देख सकते हैं। तो अभी बात कर रहे हैं अपन यूनिट नंबर 2 की, जो कि 2 पार्ट्स में है। सबसे पहले पार्ट है आपका डिमांड एंड जो सेकंड पार्ट है वो है आपका सप्लाई। तो अपन यहाँ पे साथ दोनों बातें करेंगे, साथ के साथ डिमांड की भी बातें करेंगे, सप्लाई की भी बात करेंगे। इस यूनिट में अपन कवर करने वाले डिमांड क्या है, टाइप्स ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिमांड फंक्शन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड डिमांड फोरकास्टिंग, पर्पस, डिटर्मिनेंट्स एंड मेथड्स, ये सारी चीज़ें अपन इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले आपको पता ही होगा कि डिमांड्स होती क्या है। डिमांड इज व्हेन अ कस्टमर डिजायर फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी एट अ गिवन प्राइस इन विच दे आर रेडी टू बाय इन वन मार्केट एट अ डिफरेंट प्राइस ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। कहने का मतलब है कि यहाँ पे अपन जो बात कर रहे हैं कि कोई भी कस्टमर है वो किसी भी चीज़ को खरीदने की डिज़ायर रखता है किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पे सर्टेन पीरियड के लिए, तो वो एक डिमांड कहलाती है। देयर कैन बी टू एस्पेक्ट्स हो सकते हैं उसमें। एक तो बिलिंगनेस हो सकती है कि उसको कितनी ज़रूरत है या खरीदना ही चाहता है, या एबिलिटी टू पे यानी कि वो उसकी मतलब पे करने का उसके अंदर है या नहीं है। तो कस्टमर डिज़ायर फॉर द प्रोडक्ट यानी कि उसको ज़रूरत है कि नहीं। कस्टमर्स परचेसिंग पावर टू पे द प्राइस फॉर द डिज़ायर कमोडिटी। द डिमांड ऑफ द कस्टमर डिपेंड्स अपॉन देयर नीड्स एंड द प्रेफरेंसेस, यानी जो डिमांड है उसकी ज़रूरत के ऊपर डिपेंड करती है। हैंस टू क्रिएट द डिमांड इन द मार्केट फॉलोइंग आर द एसेंशियल्स। डिज़ायर फॉर द कमोडिटी यानी सबसे पहले उसकी ज़रूरत, मीन्स टू परचेज एंड कमोडिटी, विलिंगनेस टू यूज दोज मीन ऑफ द परचेजिंग द कमोडिटी। अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर वेरम ने बताया था कि द डिमांड फॉर एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ इट विच विल बी द वॉट फॉर पर यूनिट ऑफ द टाइम एट दैट प्राइस। अकॉर्डिंग टू द हेब्डॉन ने बताया था डिमांड्स मीन वेरियस quantities of a goods that would be the purchase per time period at a different price at a given market। यानी किसी भी पर्टिकुलर मार्केट के हिसाब से किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर वो किसी चीज़ को पैसा दे के कुछ कमोडिटीज़ परचेज कर रहा है तो वो एक तरीके से डिमांड कहलाएगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल इन्होंने बहुत अच्छा दे रखा है। इफ़ अ मैन बिलिंग टू परचेज अ एलईडी बट ही हैज़ नो मनी टू परचेज देन इट ओनली अ डिज़ायर, मतलब उसके पास पैसा है नहीं पर उसको एक एलईडी खरीदनी है, तो एक तरीके से डिज़ायर ही हो गई। इफ़ ही हैज़ मनी विथ हिम बट ही इज़ नॉट रेडी टू स्पेंड, ये एक तरीके से उसको चाहिए थी और वो अभी खर्च नहीं करना चाहता है। इफ़ ही हैज़ मनी एंड विलिंग टू स्पेंड इट और बाय अ एलईडी अ गिवन प्राइस एट अ गिवन पीरियड ऑफ द टाइम, ये एक तरीके से उसकी डिमांड हो गई। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके की डिमांड्स होती है। तो टाइप्स ऑफ डिमांड की बात करेंगे, जैसे इंडिविजुअल डिमांड होती है, मार्केट डिमांड है, बिजनेस डिमांड है, डिजायर डिमांड है, ऑटोनोमस है, ज्वाइंट डिमांड है, कंपोजिट डिमांड है, डायरेक्ट डिमांड है, इनडायरेक्ट है, प्राइस है, इनकम है, क्रॉस डिमांड है, इलास्टिक डिमांड है, इनलास्टिक है, शॉर्ट रन है और लॉन्ग रन है। ये कुछ टाइप्स ऑफ डिमांड है। इंडिविजुअल यानी किसी सिंगल कंज्यूमर या कस्टमर की जो डिमांड होती है वो आपकी एक इंडिविजुअल डिमांड कहलाई जाती है। सेम टाइम पे से कोई बंदा 2 किलो की शुगर खा सकता है एक वीक के लिए। डिमांड फॉर द कमोडिटी बाई ऑल कंज्यूमर्स इन अ मार्केट, यानी कि पूरी सोसाइटी या घर के लोग 5,000 किलो शुगर खा सकते हैं, मार्केट डिमांड। बिजनेस डिमांड फॉर द इनपुट ऑफ अ गुड यूज इन प्रोडक्शन बाई बिजनेस। अ टेक्सटाइल फर्म डिमांडिंग द कॉटन एंड मशीन्स। ड्राइव्ड यानी किसी चीज से ड्राइव होकर निकलना है। डिमांड फॉर द अराइज ड्यू टू द डिमांड ऑफ द अनदर गुड, जैसे फॉर एग्जांपल डिमांड ऑफ स्टील डिजायर फ्रॉम द डिमांड फॉर द कार, यानी कि कार जैसे खरीदेंगे लोग तो उससे स्टील की डिमांड डायरेक्टली बढ़ेगी। डिमांड दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड इज नॉट लाइक टू द डिमांड फॉर द अदर गुड्स, यानी ऑटोनोमस यानी खुद ब खुद जनती मतलब जनरेट होती है। डिमांड फॉर द ब्रेड फॉर द डेली कंजप्शन, यानी लोग खाना बंद नहीं कर सकते, रोटी तो खाएंगे ही। डिमांड फॉर द टू और मोर गुड्स यूज टुगेदर, यानी जॉइंट टुगेदर, जैसे प्रिंटर के साथ आपको इंक खरीदनी जरूरी है या फिर फोन के साथ उसका चार्जर लेना जरूरी है, दिस इज द जॉइंट डिमांड। कंपोजिट डिमांड फॉर अ गुड दैट हैज अ मल्टीपल यूजेस, यानी ऐसी डिमांड जिसकी यानी मल्टीपल यूजेस होती है। मिल्क यूज होती है ड्रिंक के लिए, मेकिंग अ स्वीट्स एंड कर्ड, यानी हर चीज को बनाने के लिए। डायरेक्ट डिमांड डिमांड फॉर द गुड डायरेक्टली यूज फॉर द कंज्यूमर्स, जैसे डिमांड फॉर द क्लोथिंग, फूड्स वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनडायरेक्ट के अंदर क्या है कि प्रोडक्शन
ऑफ अदर गुड्स, यानी कि डिमांड ऑफ फॉर द रॉ कॉटन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी मैं रॉ लेके आया मटेरियल और उसके थ्रू मैंने उसको फाइन प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, तो रॉ से मैंने फाइन कन्वर्ट कर लिया। प्राइस डिमांड, डिमांड वेरिएशन ड्यू टू द चेंजेस इन द प्राइस ऑफ द गुड्स इटसेल्फ। इनकम, डिमांड वेरिएशन ड्यू टू द चेंज इन द कंज्यूमर इनकम, यानी पैसा बढ़ेगा तो आप ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, पैसा कम होगा तो कम चीज़ें खरीदेंगे। डिमांड वेरिएशन ड्यू टू द प्राइस चेंज ऑफ द रिलेटेड गुड्स, यानी कि प्राइस अगर टी का इंक्रीज होता है तो डिमांड ऑफ कॉफ़ी अपने आप बढ़ जाती है। इलास्टिक, डिमांड चेंज सिग्निफिकेंटली विद अ स्मॉल चेंज इन अ प्राइस, यानी थोड़ा थोड़ा प्राइस के साथ साथ डिमांड बढ़ती रहती है। डिमांड फॉर द लग्जरी कार। इनलास्टिक, डिमांड चेंज लिटिल विद द प्राइस चेंजेस। सेम द डिमांड फॉर द सॉल्ट और द मेडिसिन, यानी ये कभी आपकी ख़त्म ही नहीं हो सकती, क्योंकि बिना नमक के खाना या फिर कभी कोई ऐसा नहीं होगा कि जो बिना मेडिसिन के रहता है। शॉर्ट रन यानी कि थोड़े पीरियड्स के लिए अपन बात करेंगे, लॉन्ग रन यानी लॉन्गर पीरियड के लिए बात करेंगे। बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड, यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपको एक डिमांड को डिटर्मिनेंट्स यानी कि उसको निकालने के लिए यूज़ में आते हैं। सबसे पहले प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, कंज्यूमर की इनकम, कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कैसा है, एडवर्टाइजमेंट एंड एक्सपेंडिचर्स, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस, डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेशनल इनकम। तो सबसे पहले डिमांड के शेड्यूल देख लेते हैं, क्या शेड्यूल है। सबसे पहले दो तरीके की डिमांड होती है, एक आपकी इंडिविजुअल डिमांड होती है, एक मार्केट टाइप डिमांड होती है। तो यहाँ दे रखा है दो तरीके से, तो अपन इसके अंदर बात करेंगे टाइप ऑफ डिमांड शेड्यूल के। तो इंडिविजुअल डिमांड में क्या कि पर्टिकुलर जो कस्टमर होगा उसके बेसिस पे डिमांड चेंज होती रहेगी। जैसे आप देखेंगे प्राइस बढ़ रहा है तो यहाँ पे उसकी क्वांटिटी कम होती जा रही है डिमांड की, क्योंकि इंडिविजुअल के बेसिस पे है। और मार्केट के हिसाब से देखेंगे, मार्केट में बहुत सारी फर्म्स हैं, तो आप देखेंगे प्राइस बढ़ा है पर कुछ लोगों ने तो डिमांड कम की है, कुछ लोगों ने रिलेटिवली थोड़ी कम की है। तो यहाँ पे मार्केट की ओवरऑल डिमांड आपकी पर्टिकुलर फर्म्स के ऊपर डिपेंड हो जाती है। सो नेक्स्ट इज डिमांड कर्व, आप देख सकते हैं डिमांड कर्व यहाँ पे। टाइप्स ऑफ द डिमांड कर्व, एक इंडिविजुअल डिमांड कर्व होगा, एक मार्केट डिमांड कर्व होगा, जो अपन ऊपर बात कर चुके हैं। और ऑब्वियसली बात है, प्राइस बढ़ेगा तो आपकी डिमांड कम होगी, तो इसलिए नेगेटिव कर्व आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज अ नेगेटिव नेगेटिव। तो आप देख सकते हैं इट इज अ कर्व शोइंग द डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट वन पर्टिकुलर बायर इज रेडी टू बाय एट द डिफरेंट प्राइस ऑफ द कमोडिटी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो जैसे जैसे दिख रहा है कि प्राइस जैसे जैसे बढ़ रहा था उसकी क्वांटिटी कम थी, जैसे जैसे प्राइस कम होता रहा तो उसकी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। मार्केट के बेसिस पे जैसे ए और बी की डिमांड साथ थी तो अपन ने मार्केट प्लेस पे उसकी कंबाइंड डिमांड देखी, तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा स्लोप के अंदर डिफरेंस आया है। जहाँ पे ज़्यादा स्लोप था वहाँ पे थोड़ा सा स्लोप कम हो गया, तो यानी कंप्लीटली डिपेंडेंट डिमांड हो गई। नेक्स्ट है डिमांड फंक्शंस। डिमांड फंक्शन ऑलरेडी अपन बात कर रहे थे कि डिमांड फंक्शन भी आपके इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड फंक्शन के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। इंडिविजुअल के अंदर जैसे अपन बात करेंगे कि क्वांटिटी ऑफ डिमांड क्या है, फंक्शंस क्या है, प्राइस ऑफ कमोडिटी क्या है, प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी क्या है, कंज्यूमर की इनकम क्या है जो अपन ने ऊपर बात की थी, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या होगा, और कस्टमर का फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या है। तो यहाँ पे वही चीज़ बताइए कि प्राइस ऑफ कमोडिटी की बात करेंगे कि साथ के साथ कमोडिटी का प्राइस अगर जैसे जैसे घट रहा है, एक तरीके से आप देखो जैसे जैसे प्राइस यहाँ पे आप देखोगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो प्राइस मेरा एक तरीके से बढ़ता जा रहा है, तो उस तरीके से उसकी डिमांड क्या कम होती जा रही है। तो यहाँ पे आप देखते हैं प्राइस फॉल डिमांड विल बी इंक्रीज, यानी कि रेसिप्रोकल है, प्राइस आपका डिमांड के केस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलेंगे इसको, कि जैसे डिमांड बढ़ेगी प्राइस कम होता जाएगा। सप्लाई के केस में ऐसा नहीं होता। इसके बाद देखेंगे आप सब्सिट्यूट्स गुड्स की बात करेंगे। सब्सिट्यूट गुड्स यानी कि फॉर एग्जांपल अगर कोको कोला के प्राइस बढ़ रहे हैं तो पेप्सी का कंजप्शन अपने आप ही ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि लोग बाग थोड़ी सी जो बजट फ्रेंडली चीज़ें हैं उसके ऊपर जाना शुरू कर देंगे। तो दिस इज द सब्सिट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करेंगे कि जैसे वन प्रिंटर और इंक की बात कर रहे थे, वैसे यहाँ पे कि मार्केट में अगर डीवीडी की डिमांड बढ़ती है तो उसी तरीके से मार्केट में डीवीडी प्लेयर की भी डिमांड बढ़ जाएगी। अगर डीवीडी की डिमांड कम होगी तो प्लेयर्स की भी डिमांड कम हो जाएगी। दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इसके बाद इनकम की बात करेंगे, जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है वैसे वैसे लोगों की क्वांटिटी यानी परचेसिंग पावर बढ़ती जाती है। जैसे जैसे पैसा बढ़ेगा उनका वैसे वैसे वो चीज़ें ज़्यादा खरीदेंगे, कमोडिटी ज़्यादा खरीदेंगे। एक्सपेक्टेशंस, अगर फ्यूचर में बायर इज द प्राइस विल बी द इंक्रीज, तो डिमांड भी इंक्रीज होगी। जैसे प्राइस का कार बढ़ता जाता है समय के साथ साथ, क्योंकि जो रुपीज़ की वैल्यू है वो बढ़ती जाती है फ्यूचर में।
टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, अगर कुछ लोगों का टेस्ट अच्छा है तो वो ज़्यादा डिमांड करेंगे, और टेस्ट अच्छा नहीं है यानी कि वो थोड़ा बचत करना चाहते हैं तो उनकी डिमांड कम रहेगी। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। मार्केट के बेसिस पे बात करेंगे तो मार्केट में कुछ और चीज़ें आ जाती हैं। टेस्ट एंड पैटर्न ऑफ द कंज्यूमर्स, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइजेस, प्राइजेस ऑफ द रिलेटेड गुड एंड सर्विसेज, इनकम ऑफ द कस्टमर, price of the goods services, function commodity, demand of the commodity, number of consumers in a market, distributions in a market और गवर्नमेंट की पॉलिसी थी। ये सारी चीज़ें आपकी मार्केट से रिलेटेड है, क्योंकि मार्केट को चलाने के लिए गवर्नमेंट चाहिए होती है, तो इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट आपका इंक्लूड हो रहा है। तो सेम टाइम पे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, पॉपुलेशन कम होगी तो डिमांड कम हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन इनकम की बात करेंगे अपन कि इनकम अगर इक्वल इक्वल है डिस्ट्रीब्यूशन इनकम के, तो उन दोनों के बीच में क्या है कि गैप रहता है कि एक रिच सेगमेंट रहता है, एक पुअर सेगमेंट रहता है। तो पुअर सेगमेंट के अंदर डिमांड कम रहती है, रिच सेगमेंट के अंदर डिमांड ज़्यादा रहती है। गवर्नमेंट पॉलिसीज आपको पता ही है कि टैक्सेस वगैरह लगाती है गवर्नमेंट पॉलिसीज, तो अगर गवर्नमेंट टैक्सेस ज़्यादा लगाती है तो डिमांड कम हो जाती है, टैक्सेस कम हो जाते हैं तो डिमांड ज़्यादा हो जाती है। जैसे अभी आपने देखा है हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर कि जैसे पहले 18% जीएसटी था, अब 0% जीएसटी है, तो लोग अब हेल्थ इंश्योरेंस को कराना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आगे देखेंगे, नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पर्पज, लॉ ऑफ डिमांड। क्या है आपका लॉ ऑफ डिमांड? तो ये अपन पहले भी देख चुके हैं, वो सेम ग्राफ है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंडिविजुअल और मार्केट बेसिस पे, तो वही है लॉ ऑफ डिमांड। द लॉ ऑफ डिमांड दैट other things remain constant and the demand for the commodity expands with falls its price or and contract with a rise in its price, यानी कि जैसे जैसे पैसा बढ़ेगा किसी भी चीज़ का तो डिमांड कम होगी, दिस इज लॉ ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे शो हो रहा है इंडिविजुअल डिमांड का कि जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि प्राइस कम होता जा रहा है वैसे वैसे आप देख रहे हैं डिमांड बढ़ती जा रही है। आगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एग्जाम पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन अ चेंज इन प्राइस एंड कंसिक्वेंट चेंजेस इन द अमाउंट ऑफ द डिमांड। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे आपके प्राइस में चेंज होगा वैसे वैसे लोगों की डिमांड में भी चेंज होगा। तो इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं, सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं, एग्जाम पर्पज पे कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, अपन करेंगे नीचे सॉल्व। तो मार्शल ने बताया कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंसेप्ट ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, elasticity of demand show the extent of the changes in the quality demand to change in the price, यानी कि जो आपका क्वांटिटी में चेंज हुआ है विद रेस्पेक्ट टू प्राइस अपन उसको कंसीडर करते हैं एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। In a word of Marshall, the elasticity of demand in a market is a great or small according as the amount demanded increases much or little, or given fall in the price diminishes much or little for a given rise in a price, यानी कि थोड़ा सा भी चेंज होता है, कम होता है प्राइस या ज़्यादा होता है तो उससे आपकी डिमांड पे फर्क पड़ता ही है। टाइप्स ऑफ इलास्टिक डिमांड, तो ये आपको आना जरूरी है। प्राइस इलास्टिक डिमांड, इनकम इलास्टिक डिमांड, क्रॉस इलास्टिक डिमांड और एडवर्टाइजमेंट इलास्टिक डिमांड। इन सभी के ऊपर छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो इन चारों के ऊपर बेसिकली छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो अपन देख लेंगे। तो नेक्स्ट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं अपन। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है कि अगर चेंज ऑफ द क्वांटिटी में कुछ भी चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू प्राइस, तो वो एक तरीके से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आता है। इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आपको समझने पड़ेंगे कि अगर जो आपकी पीईडी है, प्राइस इलास्टिक डिमांड परसेंटेज, अगर आपका इन्फिनिटी हो जाता है, यानी कहने का मतलब क्या है कि प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज नहीं हो पर डिमांड उसकी बढ़ती जा रही है। तो क्योंकि पता है कि आपका आपका जो नीचे है न्यूमरेटर है उसके अंदर आप देखेंगे अगर प्राइस में चेंज नहीं होगा तो नीचे की वैल्यू जीरो होगी और ऊपर कुछ भी हो तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। सेम टाइम पे अगर आपकी परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है, यानी डिमांड में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, प्राइस बढ़ता जा रहा है, तो वो आपका पीडी इज इक्वल जीरो हो जाता है। अगर वैल्यू ग्रेटर देन वन आती है उसको बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। अगर पीडी लेस देन वन है तो उसको इनइलास्टिक डिमांड बोलते हैं रिलेटिवली, और इक्वल टू वन आता है तो इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो यहाँ पे इन्होंने सबके डायग्राम बताए हैं, देख सकते हैं कि देखो प्राइस में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि आपको पता है फॉर्मूले के नीचे प्राइस है, फॉर्मूले के नीचे क्या है प्राइस। तो यहाँ पे प्राइस में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है तो इसकी वजह से यहाँ पे इन्फिनिटी आ रहा है, यानी डिमांड बढ़ती जा रही है पर प्राइस में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। सेम टाइम पे आप यहाँ देखेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक में प्राइस आपका बढ़ता जा रहा है पर डिमांड आपकी कांस्टेंट हो गई है यहाँ पे। तो डिमांड ऊपर कांस्टेंट हो गई फॉर्मूले में, प्राइस नीचे चेंज हो रहा है तो ऊपर जीरो चेंजेस है, तो वैल्यू आ गई आपकी पी डी की जीरो।
इसके बाद करेंगे रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड की, यानी कि ग्रेटर देन वन। ग्रेटर देन वन का मतलब है कि ऊपर वाली वैल्यू में ज़्यादा चेंजेस होंगे। कहने का मतलब है कि डिमांड में ज़्यादा चेंज होंगे। आप देखेंगे यहाँ पे कि डिमांड में ज़्यादा चेंज हो रहा है, प्राइस में कम बढ़ोतरी हो रही है, तो इसको बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। इसका उल्टा हो जाएगा रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, यानी कि प्राइस में ज़्यादा चेंजेस होंगे पर डिमांड में कम चेंज होंगे। तो ये हो जाएगा आपका पीईडी लेस देन वन। तो ये आपका हो जाएगा रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। सेम टाइम पे दोनों में सेम सेम चेंजेस हो रहे हैं, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्टली। तो पीईडी इज इक्वल वन, यानी सेम डिमांड में जितना बढ़ाया उतना ही आपकी डिमांड में चेंज हो रहा है, तो उसको पीईडी इज इक्वल वन कहते हैं। बेसिक न्यूमेरिकल है, आप देख सकते हैं, सिंपल न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल दे रखा है। फॉर अ particulate product price was the reduced from the 50 per unit to the 48, यानी कि we have a difference is like 2 rupees। अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स, यानी पैसा कम होती है, लोगों को उनका अटेंशन ज़्यादा मिला। तो जहाँ पे पहले 10 आपकी क्वांटिटी बिक रही थी, अब 110 हो रही है, यानी क्वांटिटी में भी 10 का चेंज हो गया। तो अपन देख सकते हैं यहाँ पे कि क्वांटिटी में भी 10 का चेंजेस है। आप देखेंगे क्योंकि मेरे को क्वांटिटी ऊपर रखनी है। क्वांटिटी में 10 का चेंजेस है विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल 100 था। प्राइस में 2 रुपये का चेंज है विद रेस्पेक्ट टू, आप देखेंगे तो जो इनिशियल था वो 50 था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका कितना चेंज हुआ, 50 से 2 टाइम्स हो गया और 2 से 5 टाइम्स, तो ये आ गया वैल्यू मेरी 2.5। तो 2.5 यानी पीईडी इज ग्रेटर देन मेरा आ गया 1। तो जब भी पीईडी ग्रेटर देन 1 होता है तो उसको रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। सेम टाइम में दूसरी प्रॉब्लम है, यहाँ देख सकते हैं, सिंपल प्रॉब्लम ही आती है, यानी प्राइस में 10 रुपये का चेंज हुआ है और क्वांटिटी में 20 रुपीज़ का चेंज हुआ है। सो सेम टाइम पे 20 विद रेस्पेक्ट टू आप देखेंगे प्राइस की जो वैल्यू हुई थी, यानी जो 20 के विद रेस्पेक्ट टू 500 आ गया, क्योंकि यहाँ पे 500 है इनिशियली। और यहाँ पे आप देखेंगे 10 विद रेस्पेक्ट टू 200, तो वैल्यू 0.8 आई, यानी कि लेस देन 1 है, तो रिलेटिवली इनलास्टिक हो जाएगा। इस तरीके से प्रॉब्लम पूछी जाती है। फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, यानी जब भी आप करें। अवेलेबिलिटी ऑफ द क्लोज सब्सटीट्यूट्स, नेचर ऑफ द कमोडिटी, शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर, लेवल ऑफ प्राइस, लेवल ऑफ इनकम और हैबिट्स, यानी सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर किसी बंदे की हैबिट आपकी ख़राब है, उसकी इनकम कम है, तो वो उसके शौक उसको ख़राब कर देंगे। सेम टाइम पे अगर आपकी इनकम एकदम से ज़्यादा बूस्ट हो जाती है तो आप उसको खर्चा करना शुरू कर देंगे, यानी आपकी डिमांड बढ़ जाएगी जो भी आपके प्रोडक्ट्स वगैरह हैं। सेम टाइम पे आपके शेयर इन द टोटल एक्सपेंडिचर्स, जो एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं उसके बेसिस पे भी है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे इनकम इलास्टिक सिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिक सिटी ऑफ डिमांड सेम आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, यानी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को विद रेस्पेक्ट टू दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस से अपन कंपेयर करेंगे। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर द डिग्री ऑफ responsiveness of the quantity demand of the commodity to a change in the income of consumers की price of the commodity at the related goods। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ डिमांड यहाँ लिखा हुआ है, और चेंज इन द इनकम, यानी विद रेस्पेक्ट टू इनकम में कितना चेंज हुआ है, तो उसको अपन कंसीडर करेंगे। यहाँ पे अपन इनकम की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि इनकम में जितना भी चेंज होगा उसके रेस्पेक्ट में अपन यहाँ पे उसकी क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करेंगे, यानी जो डेल वाई आप देख रहे हैं वो इनकम में चेंज हुआ है विद रेस्पेक्ट टू उसकी इनिशियल इनकम, और जो क्वांटिटी है वो क्यू थी विद रेस्पेक्ट टू उसकी इनिशियल क्वांटिटी। तो इसको यहाँ पे अपन देखेंगे। तो सेम उसी तरीके से अपन ने पहले से जैसे उसमें था वैसे ही यहाँ पे अपन ने इसको आइडेंटिफाई कर रखा है कि परफेक्टली इलास्टिक इनकम है तो बाई डी इन्फिनाइट हो जाएगा, अगर इनइलास्टिक है तो बाई डी जीरो हो जाएगा, इलास्टिक इनकम है तो ग्रेटर देन वन रहेगा, इनइलास्टिक है तो लेस देन वन रहेगा, और फिर यूनिटरी है तो वन हो जाएगा। सेम पहले की तरह प्रोसेस है। ये वही पूरा फंडा बता रखा है कि अगर प्राइस सेम रहता है डिमांड बढ़ती रहती है, यानी कि यहाँ पे जो प्राइस का मतलब है वो ईयरली इनकम है। क्या है यहाँ पे चेंज इन इनकम, यानी कि यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हो रहा है इनकम में, यानी इनकम में चेंज होता जा रहा है दूसरे वाले केस में, पर क्वांटिटीज में चेंज नहीं होता, तो वो सेम बाई डी इज इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे बाई डी इज इक्वल जीरो, या बाई डी कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। सेम टाइम पे उसी तरीके से है कि अगर आपको पता है कि ऊपर वाला पैरामीटर यानी क्वांटिटी आपकी में ज़्यादा चेंज हो रहा है पर प्राइस में चेंज नहीं हो रहा है, तो आपका ये डिमांड आपकी इलास्टिक डिमांड में आ जाएगी, यानी बाई डी इलास्टिक इनकम में। सेम यहाँ पे क्या होगा कि प्राइजेस में तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि क्वांटिटी में तो बहुत कम चेंज हुआ पर प्राइस में ज़्यादा चेंज हो गया, प्राइस नीचे यानी कि इनकम में बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, तो ये एक तरीके से आपकी इलास्टिक हो जाएगी। दोनों में सेम हो रहा है
तो एक तरीके से वो इलास्टिक डिमांड के अंदर आ जाता है और जिसको बोलते हैं इलास्टिक यूनिटरी डिमांड। न्यूमेरिकल दे रखा है यहाँ पे, सिंपल न्यूमेरिकल है। सो न्यूमेरिकल में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 100 टू 200 रुपीज़ उसकी इनकम बढ़ जाती है तो क्वांटिटी ज़्यादा खरीदना शुरू कर देता है। कितनी क्वांटिटी खरीदी उसने ज़्यादा? 5 क्वांटिटीज़ खरीदी उसने। पहले वो खरीद रहा था 5 क्वांटिटीज़ की, विद रिस्पेक्ट टू कितनी क्वांटिटीज़ पे खरीद रहा था उसको? 25 पे खरीद रहा था। पहले उसकी इनकम में कितने का चेंज हुआ है? 100 का चेंज हुआ है। इनिशियल पहले भी कितनी थी? 100 थी। तो लगा दिया अपन ने यहाँ पे 25 चौका 100 यानी 4 टाइम्स चला गया, 4 से ये 20 बार चला गया, 4 से 5 बार, 1/5 आ गया, यानी कि आ गया आपका 0.2। 0.2 यानी कि लेस देन 1 है, यानी कि रिलेटिवली इनइलास्टिक इनकम हो गई। क्रॉस के लिए अपन दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस से उसको कंपेयर करेंगे। क्रॉस इलास्टिक डिमांड के अंदर जैसे आप देखेंगे आपने प्रोपोर्शन चेंज इन डिमांड ऑफ गुड्स एक्स के रेस्पेक्ट में, यानी दूसरे के प्राइस में कितना चेंज हो रहा है वो बाई के रेस्पेक्ट में अपन उसको कैलकुलेट करेंगे। इसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके अंदर 3 पैरामीटर होते हैं, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और इज इक्वल 0। ग्रेटर देन है तो इलास्टिक हो जाता है या पॉजिटिव बोलेंगे उसको, लेस देन है तो नेगेटिव और इक्वल टू 0 तो उसको 0 ही बोलेंगे। इसके बाद सेम ग्राफ है, पॉजिटिव है तो ग्राफ पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे जा रहा है, 0 है तो प्राइस उसकी सेम रहेगी कमोडिटी के रेस्पेक्ट में, पर डिमांड बढ़ती जाएगी। आप समझ रहे हैं? देखो डिमांड इज कांस्टेंट और प्राइस आपका बढ़ता जा रहा है। एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करेंगे तो इसके अंदर एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी की डिमांड के लिए अपन बात करते हैं तो वहाँ पे एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट आ जाती है यहाँ पे नीचे, यानी विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट अपन उसकी एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट को कंसीडर करना शुरू कर देते हैं। तो सेम इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो वही AED ग्रेटर देन 1, AED लेस देन 1, AED इक्वल 1, AED 0 और सेम टाइम पे उसी के बेसिस पे यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं। तो क्या है न्यूमेरिकल्स? द क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड अ कमोडिटी इंक्रीज फॉर 8,000 टू 10,000, यानी कि उसने बताया कि पहले इनिशियल डिमांड 8,000 की थी, अब 10,000 की हो गई, डिफरेंस आपका 2,000 यूनिट्स का आ गया। और प्राइस में 6,000 से 12,000 है तो 6,000 का वहाँ डिफरेंस आ गया। तो सेम वही फंडा है, सेम वही यूज़ करना है कि कितना चेंज आया है क्वांटिटी में, 2,000 का चेंज आया है विद रेस्पेक्ट टू कितना था? 8,000 इनिशियल था। प्राइस में 6,000 का चेंज आया है विद रेस्पेक्ट टू कितना था? 6,000 था। तो 6,000 तो चला गया, 1/4 आ गया और 1/4 की वैल्यू आपकी 0.25 आ गई तो लेस देन 1 आ गया, तो ये इनलास्टिक एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी हो गई। बात करते हैं यहाँ पे मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी डिमांड आप परसेंटेज बेसिस पे कर सकते हो, टोटल एक्सपेंडिचर पे करते हो, ग्राफिकल मेथड या ज्योमेट्रिक मेथड हो सकता है या आर्क इलास्टिक मेथड हो सकता है। परसेंटेज मेथड अपन पहले भी कर चुके हैं, पीईडी था आपका। पीईडी मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर जो अपन निकाल चुके हैं, जितने भी अपन ने सारे फंक्शंस किए हैं उसके फंक्शंस के अंदर अपन ने इसको निकाला हुआ है। नेक्स्ट इज अ टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। सो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड वही एग्जैक्टली है कि प्राइस कितना है, क्वांटिटी कितनी है और दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका टोटल एक्सपेंडिचर आ जाता है। तो सेम उस चीज़ को अपन कंसिडर करते हैं वही इलास्टिक डिमांड के अंदर, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड के अंदर, यानी अगर सेम आ रहा है क्वांटिटी, चाहे कितने भी प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ वैल्यू तो सेम आ रही है तो वो यूनिटरी हो जाएगा। अगर डिमांड ज़्यादा आ रही है तो ग्रेटर देन है तो उसको अपन एक तरीके से इलास्टिसिटी डिमांड ऑफ इन केस ऑफ ग्रेटर देन यूनिटी है। कभी लेस देन भी हो सकता है। ज्योमेट्री के केसेस में अगर बात करेंगे तो पीडी जो अपन पहले बात कर चुके हैं, ग्राफिकल मेथड है, उस ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी डिमांड घटेगी और जैसे से। सो नेक्स्ट इज द आर्क इलास्टिसिटी मेथड। सो आर्क इलास्टिसिटी मेथड की अगर बात करते हैं तो सेम टाइम पे जिस तरीके से अपने पीडी की बात की थी कि चेंज इन द क्वांटिटी के अंदर जितना होता है या फिर जो उसकी ओरिजिनल क्वांटिटी रहती है या फिर प्राइस के अंदर चेंज होता है या फिर उसका जो ओरिजिनल क्वांटिटी रहती है, उसके अंदर अपन क्या है कि जो बोथ क्वांटिटीज होती है उसको अपन कंसीडर कर लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल टू सेकंड पे, तो उसको आर्क इलास्टिसिटी मेथड बोलते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट ऑफ द हाफ पार्ट, डिमांड फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग लाइक द फ्यूचर में जो भी प्रोडक्ट्स आपको डिमांड के हिसाब से मार्केट प्लेस में लेके आने हैं उसके हिसाब से फोरकास्टिंग मेथड्स होते हैं। डिमांड फोरकास्टिंग refers to and the estimate of the future demands for the products. It and the objective and assessment of the future courses of the demand. Demand forecasting is a systematic process that involves anticipating the demand for the product and the services of an organization future under controllable and the competitive forces. Accurate demand forecasting is essential for the firm and enable to the
produce the required quantity and the right time and arrange the above advance for the various inputs. तो मार्केट के हिसाब से ही रहता है कि अगर आप अच्छी तरीके से फोरकास्टिंग कर सकते हो, सही टाइम पे सही प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो, तो आप प्रॉफिट कमा सकते हैं. सो इन अदर वर्ड्स, कंडीफ एंड स्टील ने बताया कि डिमांड फोरकास्टिंग है द एस्टिमेट ऑफ द सेल ड्यूरिंग द स्पेशली फ्यूचर पीरियड बेस्ड ऑन द proposed marketing plan and set of a particular uncontrollable and competitive forces. Demand forecasting enables an organization to take the various business decisions such as the planning, production process, purchasing raw material, managing funds, uh, deciding the price of the product. Organization can forecast demand, marketing on estimate, take helps, specialized consultant or market research एजेंसीज. तो टाइप ऑफ डिमांड्स की बात करेंगे तो शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन रहता है, यानी कि छोटे पीरियड के अंदर अपन उस किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई कर लें या फिर लंबा टाइम पीरियड को लेके आइडेंटिफाई करें. तो दिस इज शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन. ये एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है कि क्वालिटी मेथड्स पे और क्वांटिटी मेथड्स पे अपन किसी भी चीज़ के फोरकास्टिंग मेथड्स को आइडेंटिफाई करते हैं. क्वालिटी बेसिस पे क्या करते हैं, हम जनरल सर्वे कर लेते हैं, कस्टमर से पूछ लेते हैं, सेल्समैन से पूछ लेते हैं, या फिर डेल्फी मेथड के अंदर क्या जो प्रोडक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं उनको बुला के अपन क्वालिटी मेथड्स पे उनका एनालिसिस कर लेते हैं. क्वांटिटी में अपने को डेटा मिलता है, यानी डेटा अपने पास बहुत ज़्यादा रहता है, उस डेटा को अपन क्या करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं, ट्रेंड्स, बैरोमेट्रिक या इकोनोमेट्रिक्स या फिर रिग्रेशन मेथड्स के थ्रू उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं. क्वालिटेटिव मेथड्स की बात करेंगे तो उसके अंदर क्या होता है, ओपिनियन ले लेते हैं, पोलिंग करा लेते हैं, बायर से पूछ लेते हैं, जाके सेल्समैन से पूछ लेते हैं, एक्सपर्ट से पूछ लेते हैं. तो उससे अपन क्या है कि एक तरीके से फोरकास्टिंग कर लेते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे चल सकता है. Qualitative techniques are especially used for the situations when the historical data is not available. For example, introduction of a new product or services, यानी बिल्कुल नया प्रोडक्ट है, उसका आपको पता ही नहीं मार्केट में क्या ट्रेंड है, तो क्वालिटेटिव मेथड को अपन यूज़ कर लेते हैं. जनरली इसमें 3 चीज़ें होती हैं, कस्टमर का सर्वे, सेल्स का सर्वे और डेल्फी मेथड यानी कि एक्सपर्ट का सर्वे. कस्टमर, डायरेक्ट कस्टमर का शॉर्ट टर्म है तो कस्टमर से जाके पूछ लेंगे प्रोडक्ट कैसा लगा, क्या है, क्या मार्केट स्पेशल है, क्या है. एडवांटेजेस क्या रहती है, प्रोवाइड्स द डायरेक्ट फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन अबाउट हाईली इफेक्टिव न्यू प्रोडक्ट एंड एस्टिमेट्स अलाउ फॉर द अंडरस्टैंडिंग द वाई बिहाइंड द बायर बाइंग बिहेवियर, मतलब कैसा बिहेवियर है उस प्रोडक्ट का, तो अपन उसको किस तरीके से परचेज करेंगे. लिमिटेशन, हाई कॉस्ट एंड द हाई कॉस्ट एंड टाइम कंजप्शन, यानी कि इसके अंदर जाके पूछना और टाइम का कंजप्शन रहता है. सेम टाइम पे पोटेंशियल फॉर द रेस्पॉन्ड वायस एंड इनएक्यूरेटी इन द प्रेडिक्शन देयर द ऑन फ्यूचर बिहेवियर, यानी अब लोग पर्सन टू पर्सन वो चेंज भी हो सकता है कि कैसा प्रोडक्ट का बिहेवियर था. लेस रिलायबल फॉर द लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग, मतलब लॉन्ग फोरकास्टिंग के लिए अपन इसको यूज़ नहीं कर सकते. आगे सेल्स फोर्स टीम से अपन पूछ सकते हैं. इन दिस मेथड इंस्टेंट ऑफ द कंज्यूमर्स दैट ओपिनियन ऑफ द सेल्समैन इज सोल्ड, एक तरीके से आप जो चीज़ें बेच रहे हैं उसके हिसाब से आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये ग्रास रूट अप्रोच होता है एक तरीके से यहाँ पे, क्योंकि सेल्समैन आपको पता रहता है कि सारी चीज़ें मार्केट के हिसाब से पर्टिकुलर वो इंडिविजुअल फोरकास्ट करके देख सकते हैं पर्टिकुलर सेल्स की टेरिटरी के अंदर. The composite of the all forecast then constitutes the sales forecast for the organization. The main advantage is that the collecting data from the own employee is easier for a firm than do it for the external parties. यानी कि दूसरे लोगों से लेने से अच्छा है कि अपनी जो सेल्स टीम है उससे अपन डेटा लेते हैं और वो बताते हैं आपको कि क्या टेक्निक्स है. नेक्स्ट इज डेल्फी टेक्निक्स, यानी इसके अंदर अपन एक्सपर्ट्स के एक चैनल बनाते हैं, उस एक्सपर्ट्स के चैनल को सेग्रीगेट करते हैं, यानी कि आपस में उन लोगों को पता भी नहीं रहता है कि कौन कौन एक्सपर्ट है, और उनसे अपन क्या है कि फीडबैक्स लेते हैं. और उनके फीडबैक्स ऐसे होते हैं क्योंकि दिस इज अ एक्सपर्ट, यानी कि जो जो एक्सपर्ट हैं कि वो उसके डोमेन के बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है. द आइडेंटिटी ऑफ एक्सपर्ट इज कैप्ट सीक्रेट, यानी कि उनकी सीक्रेट मतलब जो आइडेंटिटी है वो छुपा के रखी जाती है क्योंकि आपस में वो बात भी कर सकते हैं. These opinion exchanged among the various experts, their the reactions and sold and the analyzed. The advantage is that the forecast is reliable as is the based on the opinion people who know the product very well. इसके बाद क्वांटिटी की बेसिस पे बात करेंगे तो आपको पता है कि ग्राफिकल मेथड्स ही होते हैं या फिर उस डेटा को अपन को सेपरेट करना है. जैसे ट्रेंड्स प्रोजेक्ट्स बनाना, बैरोमेट्रिक है, इकोनोमेट्रिक्स है, रिग्रेशन मेथड्स है.
ट्रेंड्स बेसिस यानी कि आपने डेटा ले लिया 21, 22, 23, 24, 25, 26 का, कहीं पे डेटा आपका ऊपर नीचे हो रहा था, तो आप बता सकते हैं कि आगे हाँ फ्यूचर में डेटा ग्रो करेगा, तो दिस इज अ ट्रेंड, मार्केट ट्रेंड बोलते हैं। An old firm can use the own data past years regarding the sales in the past year. These data are known as the time series of sales. These are generally based on the analysis past patterns. These method despite when need the costly market research because the necessary the information of already available in the company टर्न्स डिफरेंट टाइप ऑफ पीरियड्स। तो इसके अंदर आप क्या है कि आप डेटा लेंगे, ग्राफिकल मेथड है, लीस्ट स्क्वायर मेथड है, टाइम सीरीज डेटा है, मूविंग एवरेज मेथड है, एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग है, उसके थ्रू आप डेटा को सेपरेट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इज अ बैरोमेट्रिक मेथड। बैरोमेट्रिक मेथड सेम इज द डिमांड इज प्रोडिक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट इवेंट, यानी कि आपके पास पुराना डेटा ही होता है, डेटा के बिहाफ पे ही आप सारी चीज़ें करते हैं। These forecasting method use the three indication of the prediction trends. Leading indicates attempt to the prediction future events, यानी जो भी future events होने वाले हैं। For example, an increase in the customer complaint due to the shipping delay of the uh, back orders could lead to the decrease in the sales, यानी कि जो आपके पुराने methods थे उसके बिहाफ पे अपन क्या करते हैं, उस डेटा को सेग्रीगेट करते हैं और उससे अपन निकालते हैं कि उसकी क्या कंडीशन है। Lagging indicates analyzes the impact of the past events. For example, a spike in the sales in the month prior could the indicate a growing a trends that need to be the watch closely for the inventory purposes. तो सेम इन चीज़ों को अपन यूज़ करते हैं। इकोनोमेट्रिक मेथड्स की बात करेंगे। इकोनोमेट्रिक मेथड्स में क्या होता है? इकोनोमेट्रिक्स डिमांड्स फोरकास्टिंग इज अ क्वांटिटेटिव कैजुअल मेथड डेट यूज द मैथमेटिकल इक्वेशंस, यानी कि इसके अंदर जो आपके पास स्टैटिकल फॉर्मूलेज, मैथमेटिकल फॉर्मूले होते हैं जिनका आप यूज़ करके कुछ फंक्शंस निकालते हैं और उससे क्या है कि एग्जैक्ट आप पता कर सकते हैं कि कौन सा डेटा आपके लिए यूज़ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल द इकोनॉमिक्स डिमांड्स फोरकास्टिंग मेथड अकाउंट्स फॉर द रिलेशन बिटवीन द इकोनॉमिक्स फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल्स व्हेन द कोविड-19 पेंडेमिक बिकम द widespread in 2020, there was an increase the demand of the online shopping, यानी कि कोविड-19 के आने के बाद ऑनलाइन शॉपिंग की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई थी, एक तरीके से एक मेथड है। Next and last method of the regression method. Regression and the correlation are used for the forecasting. This method is undertake the measure the relation between two variable where the correlated appears to exist. This method is purely based on the statistical data based on the future trends and forecast. सेम टाइम पे आप एक प्लॉट करेंगे ग्राफ वगैरह, उसका आप देखेंगे कि अपवर्ड है डाउनवर्ड है, उस बेसिस पे आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इंपोर्टेंस ऑफ द डिमांड फोरकास्टिंग, आप प्रोडक्ट प्लानिंग कर सकते हैं, सेल फोरकास्टिंग कर सकते हैं, कंट्रोल ऑफ द बिजनेस कर सकते हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल कर सकते हैं, साथ के साथ इकोनॉमिक्स प्लानिंग कर सकते हैं और लास्ट में आप ग्रोथ एंड लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट भी सोच सकते हैं। तो दिस इज़ द सेकंड यूनिट। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच गाइज़।